पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप काउंसलिंग करोगे तो आपके पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो जैसे कि आपकी हाइपरटेंशन है, फर्स्ट बीमारी है अपनी हाइपरटेंशन वाले मरीज को आप कैसे क्या उसकी कैसे काउंसलिंग करोगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर क्या है कि वाल्स ऑफ द बॉडी आर्टरीज ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। तो हाइपरटेंशन क्या होता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, किस रेंज से आपने स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है तो दैट शुड बी कंसिडर एज ए दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। 80 से 120 mmHg इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि अपना 90 से 120 तक है या 80 से 120 तक है तो दैट शुड बी कॉल्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो आपकी 3 स्टेज रहती है ब्लड प्रेशर की। तो जो नॉर्मल स्टेजेस रहती है लेट्स सी, तो कैटेगराइज करेंगे तो हाइपोटेंशन अगर पेशेंट का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों कम आ रहा है, बीपी कम आ रही है तो पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया है। उस कंडीशन में क्या है, नमक शक्कर का घोल दिया जाता है या फिर कुछ लिक्विड इंटेक बढ़ाया जाता है पेशेंट का। उसके बाद में नॉर्मल जो रहती है जो सिस्टोलिक रहेगा 90 से 119 के बीच में रहेगा और डायस्टोलिक रहेगा 60 से 179 के बीच में रहेगा। प्री हाइपरटेंशन तो 121 से 139 सिस्टोलिक रहेगा और 80 से 89 के बीच में डायस्टोलिक रहेगा। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में 140 से 159 सिस्टोलिक रहेगा और 90 से 99 के बीच में रहेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका रहेगा स्टेज 2 में 160 टू 179 और डायस्टोलिक 100 टू 109 में रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आपको ये पता होनी चाहिए। अब आप किसी पेशेंट की काउंसलिंग करने गए, किसी को मेडिसिन, आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं ना हाइपरटेंशन के, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी। पेशेंट ने अगर बेसिकली तो आप उनको सारे मेडिसिन के बारे में बताओगे, डोज के बारे में बताओगे, कितनी बार लेना है, कौन से रूट से लेना है और दवा की क्या इंपॉर्टेंस है और नहीं लेने पे क्या क्या समस्या आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। और हाँ, पेशेंट को साफ बता देना कि भाई कोई मेडिसिन बिना कोई तोड़ फरोड़ करके नहीं लेनी रहेगी आपको। ठीक है ना। डोंट क्रेस्ट कोई ना तो चबा के लेनी है ना तोड़ के लेनी है। पोटेंशियल प्रिकॉशन क्या क्या रखनी है, जैसे कि इंटरेक्ट विथ जो कुछ प्रोडक्ट टेलमिसार्टन है, उसके लिथियम रेमिप्रिल ड्रग्स है, वो क्या करेंगे आपके पोटेशियम लेवल और ब्लड में सी इनहिबिटर्स कंट्रोल पिल्स जो रहते हैं वो आपके ड्रग्स में लेवल्स को बढ़ा देते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस भी होगा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए क्या साइड इफ़ेक्ट दे रहा है। जैसे टेलमिसार्टन आप पर डे टेबलेट दे रहे हो तो वो क्या करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को बढ़ा देगी। उसके बाद में सीनस इन्फेक्शन, बैक पेन, डायरिया, ये सब ये इट्स क्रिएटेड इट। तो आपको ये पता होना चाहिए और पेशेंट को आप समझा दीजिए कि भाई ये समस्या आपको आ सकती है। उसमें स्टोरेज मेडिकेशन में आप कोल और ड्रेपलेस में और बच्चों की पहुंच से आप दवा को दूर रखिए। अब बात करेंगे अबाउट मिसिंग ऑफ द डोज। अगर आपने डोज नहीं ली है तो नेक्स्ट डे आप आप कोशिश करिए कि तुरंत दवा ले लीजिए और नेक्स्ट डे उसी टाइम पे दवा लेना शुरू करिए। रिफ़िल मतलब वापस कब आना है तो आप पहले तो आप रेगुलरली दवा लीजिए। उसके बाद में कोई भी डॉक्टर की सलाह के बिना आप दवा बंद मत कीजिएगा। उसके बाद में एडिशनल यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो चेंजिंग लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कर लीजिए। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे आप, एक्सरसाइज, वेट लूज़ करिए, स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। तो ये सारे आप नमक इनटेक को कम करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी रहेगी। अब बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाए जो कि आपकी किडनी, आँख में और बहुत सारी जगह पे कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। टाइप फर्स्ट में इंसुलिन डिपेंडेंट होगा जो कि पेंक्रियास प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। इसमें मतलब या तो पेंक्रियास प्रोड्यूस ही नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा करेगा। और टाइप 2 में नॉन इंसुलिन में आपका शुगर यूटिलाइजेशन या बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए हाइपोग्लाइसीमिया में लो ब्लड शुगर में नॉर्मल लेवल में किस तरह से होगा और हाइपोग्लाइसीमिया हाई ब्लड शुगर लेवल में। तो ऑल ऑफ दिस डिफरेंसेस यू कैन सी इन दिस। तो आपको काउंसलिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि पेशेंट को आपको ड्रग के बारे में नाम बताना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कितनी बार लेनी है, क्या डोज लेनी है और कौन से रूट पे लेनी है। और हाँ, पेशेंट को टाइमली बताना रहेगा कि भाई कोशिश करिए कि आप एक ही टाइम पे मतलब सेम टाइम पे सुबह 8 बजे ले लें तो आप अगले दिन मॉर्निंग में भी 8 बजे ही मेडिसिन लीजिए। दैट शुड बी गुड। और आप कोई भी मील मिस मत कीजिए, जो भी खाना है वो खा लीजिए।
पोटेंशियल प्रिकॉशन क्या क्या ध्यान में रखना है, तो आपको एडवर्स इफेक्ट जैसे कि सारी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट आपको बताने रहेंगे। जैसे क्लीमिप्राइड 1 mg आपको डेली लेनी है, लेकिन वो आपको नोज़िया कर सकती है, स्टोमक में अपसेट, एब्डोमिनल पेन करेगी, वीकनेस करेगी, तो इट शुड बी आप पेशेंट को बता दीजिए। फिर आपका ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो ग्लिमिपराइड अवॉइड करनी पड़ेगी डाइक्लोफेनेक जेल के साथ में, क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज शुगर को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। एंटीसाइकोटिक डायरेटिक्स हैं जो रिड्यूस करेगी इसकी इफ़िकेसी को। तो आपकी स्टोरेज आपको कूल और ड्राई प्लेस में उसको स्टोरेज करना है। और कोई भी कोशिश करिए कोई भी ड्रग आप मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए। और रीफ़िल तो आप है ना एक तो कोई भी मेडिसिन को अपने दिमाग से बंद मत करिए। उसके बाद में आप फिजिशियन की एडवाइस के साथ ही दवा लीजिए, अपने दिमाग से कुछ भी मत लीजिए। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई पेशेंट को डायबिटीज़ से डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, फूड अल्सर्स हो सकता है, या जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इट शुड बी नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अस्थमा की बात करें तो अस्थमा causes inflammation in the airways in the lungs। अस्थमा कैसे? इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज इन द लंग्स। अस्थमा जो कि क्रॉनिक कंडीशन है जो कि आपके लंग्स को और एयरवेज को अफेक्ट करती है। एयरवेज ट्यूब्स हैं दैट कैरी इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स, दिस मेक्स इट हार्डर फॉर एयर टू फ्लो आउट ऑफ योर एयरवेज। ठीक है, अस्थमा में आपको पता ही है ना, सांस लेने में समस्या आ जाती है। इसके सिम्टम्स रहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग, वीजिंग्स, ऑल ऑफ दिस आर द सिम्टम्स। तो आप है ना पेशेंट की अगर काउंसलिंग करते हो तो आपको है ना इनहेलर आप ओपन करके बताइए पेशेंट को कि आपको कब इनहेलर लेना है और कौन सी तरीके से आपको इनहेलर लेना है। तो आप पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करिए, प्रॉपरली गाइड करके बताइए कि आप कोई भी इनहेलर ले रहे हो तो कौन सी कंडीशन में लेना है और कैसे लेना रहेगा। ठीक है, जैसे आप साल्बुटामोल है तो कैसे लेना रहेगा, और इनहेलर कैसे लेना रहेगा, उसमें कैसे ऐड करना रहेगा। तो आप जैसे बताइए पेशेंट को कि आप केप ओपन करिए, इनहेलर को अपने हाथ में पकड़िए, ऊपर की तरफ करिए, उसके बाद में शांति से बैठ जाइए, 5 सेकंड बैठिए। उसके बाद में फिर आप शेक करने के बाद में उस पंप को मतलब अपने मुंह में लगाइए, तो श्वास के साथ में आपके अंदर जाना चाहिए। तो शांति से आप पेशेंट को ये सारी चीज़ें ना बहुत ही शांति से, क्योंकि ये पफ के साथ में आपके अंदर जाएगा तो दैट शुड बी बेनिफिशियल, आपको अस्थमा वाले पेशेंट को ये फ़ायदा करेगा। जब रोटा जैसे कि बहुत सारे इनहेलर्स आते हैं, रोटा इनहेलर हो गया, नाइट इनहेलर हो गया, तो आपको ना तो यूज़ में लेने के बाद उनको टाइटली बंद कर लीजिए। प्रिकॉशंस क्या रहेगी आपकी, तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एस्पिरिन है, डाइक्लोफेनेक है, जो क्या करेगी साल्बुटामोल के एक्सक्रीशन को रिड्यूस करेगी, एसिटामोल इंक्रीज़ करेगी एक्सक्रीशन रेट ऑफ साल्बुटामोल। तो साइड इफ़ेक्ट जो रहेगा हेडेक रहेगा, ड्रे माउथ रहेगा, फीलिंग नर्वस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट है, तो आप पेशेंट को साफ साफ बता दीजिए। ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो पेशेंट टेकिंग साल्बुटामोल शुड नॉट स्टार्ट टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव लाइक बीटा ब्लोकर्स हैं, ये सारी ड्रग्स आपको वहाँ पे अवॉइड करनी रहेगी। अब बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट, विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल आप फिजिशियन के कोई भी ड्रग्स नहीं ले सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन में तो एडवाइज द पेशेंट टू स्टोर ड्रग कूल एंड ड्राई प्लेस, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है और हीट से और सन से भी अवॉइड करके रखना है। अगर आपने कोई डोज मिस कर दी है तो डबल डोज लेने की कोशिश ना करें। रिफ़िल मतलब कि आप है ना जब भी नए अपने हर शेड्यूल विज़िट करिए डॉक्टर्स के साथ में, तो दैट शुड बी गुड फॉर अस। उसके बाद में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं तो करेक्ट मेडिकेशन कैसे लेनी है, पप्स कैसे क्या लेना है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू हैव टू डिस्कस विद योर पेशेंट। ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बीमारी होती है। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है कि सीरियस इन्फेक्शन से एक बार ये हो जाता है ना, आपके लंग को खाना शुरू कर देता है। वर्तमान समय में इसका इलाज पॉसिबल हो गया है, लेकिन क्या है कि अगर आपने प्रॉपरली मेडिसिन ली है तो डेट शुड बी वेरी बेनिफिशियल। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन में फैसला है। पेशेंट खांसता है, छींकता है, तो उससे ये इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पेशेंट काउंसलिंग में आपको नेम, स्ट्रेंथ, डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से क्लियरली बतानी रहेगी कि कोई भी आप मेडिसिन लोगे तो उसको क्लियरली आप एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को मल्टीपल ड्रग्स लेने रहेगी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिजिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी मल्टीपल ड्रग्स आपको लेनी रहेगी। तो ये
आपको कैसे लेनी है, दूध के साथ में लेनी है, एम्प्टी स्टोमक के साथ में लेनी है, तो इट शुड बी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना रहेगा। और हाँ, इन सब की विटामिन B6 प्रेस्क्राइब किया जाता है इनके साइड इफ़ेक्ट को बचाने के लिए। जैसे आइसोनियाज़ाइड कई नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक अपसेट ये सारे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि आपका नमनेस, स्वॉलन ऑफ द जॉइंट, विजन चेंज, तो ये सारे पेशेंट इसमें एक्सपीरियंस होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी हैव टू टेक केयर।